वेलकम बैक जी। हम आर्टिकल 14 डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन विच एनी अदर पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इफ दे वर इन हिज पोजेशन अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट्स टू देयर प्रोडक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जैसे हम पहले कर रहे थे कि अगर एक डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है तो जिसका वो डॉक्यूमेंट है वो लीगली इस चीज़ का एंटाइटल्ड है कि वो कोर्ट में प्रिविलेज क्लेम कर सकता है कि मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं पेश करना चाहिए, मेरा प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, तो आप भी कर सकते हैं जिसके पास वो मौजूद होगा। कब आप प्रिविलेज क्लेम कर सकते हैं, कब आप उसको पेश करेंगे, या वो कोई तीसरा बंदा जो है वो कब पेश कर सकता है, जब जिसका डॉक्यूमेंट है वो उसको कंसेंट देता है एक्सप्रेसली। ये एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है सेक्शन 130 ऑफ एविडेंस एक्ट का, उसी का आर्टिकल। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वही जजमेंट्स हैं जो उसके वाले से हैं वही इस पे लागू होती हैं। नाउ कम टू आर्टिकल 15, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल इंक्रिमिनेट हिम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर हम देखते हैं कि कोर्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा किया जाना, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड, विटनेस को एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड that answer will criminate. A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind. इसमें एक प्रोवाइजो है जी, प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except prosecution for giving false evidence by such answer. अगर एक बंदा ये प्रिविलेज क्लेम करता है, आर्टिकल 15 में ये है कि किसी भी जो विटनेस को इस बात पे आप अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है जी आप जवाब ना दो, क्यों जी, अगर जवाब दिया तो दैट क्वेश्चन विल क्रिमिनेट हिम, तो इस पॉइंट पे उसको अलाउ नहीं किया जा सकता, उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रोवाइजो रखी गई वो ये थी कि अगर आप उसको कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप इसका जवाब दो, अगर आप जवाब ले रहे हैं मजबूर करके, तो फिर उसको उस जवाब को यूज़ करते हुए उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, कोई उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन आप नहीं कर सकते। सिर्फ एक कर सकते हैं कि अगर वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है तो उस पॉइंट पे फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये AIR 1960 और 623 पेज है। Who is the witness? Only that person is the witness who entered in the witness box and sworn as affidavit, not before police. बड़ी इंपॉर्टेंट बात, विटनेस वो है जो अदालत में आता है और अदालत में आके वो कोई बात करता है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई विटनेस, आप किसी पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी को कोई मजबूर करके कोई जवाब या कोई किसी चीज़ का मालूमात ली जाती हैं तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और वहाँ पे उसका वो क्लेम नहीं बनता। क्लेम तब बनेगा अगर वो कोर्ट में आता है और कोर्ट उसको कंपेल करती है किसी ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, उससे कोई जवाब पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस इन कोर्ट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग वेदर प्रिविलेज qualified production. Witness enjoys absolute privilege as the ultimate object of dispensing justice may rest on his testimony. कि जो जस्टिस सिस्टम है सारे का सारा तो डिपेंड करता है विटनेस पे, तो अगर विटनेस ही सही आंसर नहीं देगा या वो आंसर डरते हुए नहीं देगा तो आप उसको अगर कंपेल करेंगे आंसर देने के लिए तो फिर उसको प्रिविलेज भी होगा। ये PLD 93 लाहौर 509 पेज है जो मैं अभी जजमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेट हाँ जी, विटनेस enjoys absolute privilege as the ultimate object of dispensing justice may rest on his testimony, which in all probability must convey truth relating to the inquiry. Placing any fetters on witness may detain him from deposing truth or at least all that he knows about the point in issue, and the same might misdirect the course of justice. हो सकता है वो फिर डरते हुए, अगर उसको ये ना हो कि मुझे कोई प्रोटेक्शन हासिल है तो डरते हुए बात को कहीं और का और ले जाए, जो एविडेंस उसने देनी है उसको छोड़ के वो कोई और रास्ता अपना ले। इसी तरह 30 CRLJ पेज 613, द प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 15 डज नॉट कवर एनी एंड एवरी आंसर गिवन बाय द विटनेस। हर जवाब पे नहीं, यानी कि अगर उसको सवाल पूछा उसने जवाब दे दिया, सवाल पूछा जवाब दे दिया, सवाल पूछा जवाब दे दिया, प्रोसेस चलता रहा, हर आंसर
ये प्रिविलेज नहीं रखता, सिर्फ वो आंसर जिस पे उसको कंपेल किया जाएगा। इसी तरह दिस वाज अ प्रोटेक्शन फॉर इनवॉलंटरी कन्फेशन ऑफ ए क्राइम एंड दिस राइट डज नॉट एक्सटेंड टू प्रोसीडिंग व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व पनिशमेंट। उस आंसर जिसके नतीजे में उसे कोई सजा नहीं हो सकती, उस पे ये प्रिविलेज नहीं बनता। इसी तरह पीएलडी 1997 कराची 41 एंड 13 सीआरएलजे 173 डिवीजन बेंच की जजमेंट है। क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड ड्यूरिंग ट्रायल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बात पहले की कि ये क्वेश्चन वो होगा जो ट्रायल में पूछा जाएगा, उसके आंसर पे प्रिविलेज है, पुलिस के पास नहीं। इसी तरह AIR 1960 पेज है 623 स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 15। इसी तरह स्टेटमेंट अगेंस्ट को-अक्यूज्ड इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 15 QSO 1984। जजमेंट है AIR 1924 लाहौर 247 एंड 1957 CRLJ 1287। इसी तरह ये एक जजमेंट है जी 36 CRLJ 937 डिवीजन बेंच की जजमेंट, अकॉम्प्लिस कैन क्लेम प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 15। जो अकॉम्प्लिस है, अकॉम्प्लिस क्या है, आर्टिकल 16 में आना है, बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसको, वो भी क्लेम कर सकता है जी। इसी तरह विटनेस कैन बी मेड एक्यूज आफ्टर एविडेंस देयर इज नो बार और वायलेशन ऑफ सेक्शन 342 CRPC बट हिज अर्लियर स्टेटमेंट एंड ओथ कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। जो ऑन ओथ उसने स्टेटमेंट दी उसको यूज नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि जी उसने एविडेंस दे दिया तो किसी और मामले में भी उसको आप क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी और मामले में भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी तरह अब इंपॉर्टेंट बात जो है आर्टिकल 16 बड़ा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये भी आर्टिकल 3 की तरह थोड़ा लंबा है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझाना। वो क्या है जी, अकॉम्प्लिस। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉम्प्लिस क्या होता है। अकॉम्प्लिस इसके बहुत काफ़ी लंबे अरसे तक मैं भी इस क्वेश्चन को सर्च आउट करता रहा हूँ कि जो अकॉम्प्लिस है और जो सुल्तानी गवाह है वो क्या होता है, उन दोनों का आपस में फ़र्क क्या है और उन दोनों में एक चीज़ कैसी है। अकॉम्प्लिस के लिए कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं, मैं विद जजमेंट्स इनको डिस्कस करूँगा। वो ये है कि अकॉम्प्लिस जो होता है वो को-अक्यूज होता है, उसका उस क्राइम में हिस्सा होता है, उसका अपना एक्टिव पार्ट होता है। ज़रूरी नहीं होता कि उसका मौके पे मौजूदगी होना, वो बैटर भी हो सकता है, इंस्टिगेटर भी हो सकता है। तो अकॉम्प्लिस जो होता है ये जो किसी भी जस्टिस सिस्टम के लिए कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन था इस केस इसके पीछे, तो ये एक चीज़ रखी गई है जो स्टेट के लिए अकॉम्प्लिस जो होता है वो ही इज़ अ गुड विटनेस। लेकिन कब कब उसकी क्या क्या चीज़ जो है अकॉम्प्लिस की एविडेंस को देखते हुए किन चीज़ों पे तवज्जो करनी है वो हम जजमेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अकॉम्प्लिस पढ़ दूँ। एन अकॉम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद हद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकॉम्प्लिस। ये QSO 1984 में थोड़ी सी इसमें तब्दीली की गई है हद के हवाले से। एविडेंस एक्ट में ये चीज़ नहीं है, उसमें मैं पढ़ देता हूँ कि वो क्या है, वो कौन सा सेक्शन इसको रिलेट करता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो PLD 2009 लाहौर 549 बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी डिटेल डिस्कस हुआ कि जब करबोरेशन जो है किसी भी अकॉम्प्लिस की एविडेंस को, अकॉम्प्लिस बेसिकली क्या होता है, को अक्यूज होता है ना, तो वो उसकी एविडेंस को हो सकता है उसके पीछे उसकी कोई अपनी लॉजिक होती हो सकता है वो इसलिए किसी को फंसाने के लिए एविडेंस देने जा रहा हो। तो क्या चीज़ें आपने ख्याल में रखनी है कि करबोरेशन सीख करनी है, करबोरेशन देखनी है, जो हमारे पास अवेलेबल दूसरी एविडेंस है, जो दूसरा मटेरियल है, क्या उसके साथ ये कनेक्ट करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें डिस्क्लोजर आ जाता है, कोई रिकवरी आ जाती है, कोई और फैक्ट आ जाता है। तो ये PLD 2009 लाहौर 549 में उन्होंने कहा कि करबोरेशन इज नेसेसरी। नेक्स्ट जी 1995 MLD 1663 पेज डिवीजन बेंच की जजमेंट और PLD 1984 लाहौर 48 पेज। टेस्टिमनी ऑफ वन अकॉम्प्लिस इज नॉट कंसीडर्ड सफिशिएंट करबोरेशन विद टेस्टिमनी ऑफ अदर अकॉम्प्लिस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक केस है उसमें एक अकॉम्प्लिस के बजाय 2, 4, 10, 20 अकॉम्प्लिस मिल जाते हैं, वो सारे आके एविडेंस देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये करबोरेशन जो होती है, एक अकॉम्प्लिस की एविडेंस की दूसरे अकॉम्प्लिस की एविडेंस के साथ करबोरेशन, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है क्योंकि एक अकॉम्प्लिस है, दूसरा भी तो अकॉम्प्लिस ही है, स्टेटस तो सेम है। उन दोनों की कोलैबोरेशन किसी इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ होनी चाहिए। इसी तरह AIR 1916 बॉम्बे की जजमेंट 299 पेज। एन अकॉम्प्लिस इज ए सस्पेक्ट विटनेस हुज एविडेंस मस्ट बी रिसीव्ड विद ग्रेट कॉशन। वो खुद एक सस्पेक्ट मशकूक गवाह होता है, तो उसके एविडेंस को बड़े ध्यान के साथ देखना चाहिए। एविडेंस ऑफ अकॉम्प्लिस इज नॉट नो डाउट एडमिसिबल
एविडेंस ऑफ अकॉम्प्लिस इज नॉट इनविजिबल बट नॉट इन हदूद केसेस, ओनली इन ताजीर केसेस। ये है 1993 SCMR पेज 119 एंड 2008 शरीयत डिसीजन SD 795 पेज। अब थोड़ा सा ये जजमेंट्स के बाद में थोड़ा सा इसकी ना जो अकॉम्प्लिस है, पहले मैंने जो स्टैचू के अंदर दी गई चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस की। अब हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉम्प्लिस है क्या। ये एक वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है। तो जो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी उसमें उन्होंने कहा कि वन एसोसिएटेड विद स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग। अकॉम्प्लिस क्या होता है? वन हु इज एसोसिएटेड विद स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हवाले से इसकी जो डेफिनेशन की गई है, पर्सन हु हेल्प समवन एल्स इन डूइंग ए क्राइम। एक बंदा जो दूसरे की कोई जुर्म करने में मदद करता है वो अकॉम्प्लिस होता है। 1984 जो QSO 1984 है ना, इसके अंदर अकॉम्प्लिस की अलग से डेफिनेशन नहीं दी गई, तो फिर हम इसकी कौन सी डेफिनेशन अडॉप्ट करेंगे? वो जो जनरली मुख्तलिफ जो लॉ डिक्शनरीज हैं या जो डिक्शनरीज हैं उनके अंदर दी गई है। कौन होता है जी अकॉम्प्लिस? Co-accused. He is a privy to criminal intent, an associate or partner in the crime, having such relation in crime that he can be jointly implicated with other accused. उसका क्राइम में ऐसा हिस्सा है कि अगर वो अकॉम्प्लिस ना बनता या अकॉम्प्लिस नहीं है तो उसको भी सजा दी जा सकती हो। The term accomplice implies that the offenders are more than one. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अकॉम्प्लिस जब एक एविडेंस देने एक बंदा आ गया और वो पता चला कि ये अकॉम्प्लिस है, तो ये चीज तो हो गई कि उस क्राइम को करने में एक से ज्यादा बंदे शामिल है। एक वो अकॉम्प्लिस खुद है, बाकी जिनके खिलाफ वो एविडेंस देने जा रहा है। इसकी वैल्यू ऑफ अकॉम्प्लिस क्या है जी? बड़ी इंपॉर्टेंट विद जजमेंट्स 14 CRL 262। अ फैक्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड ओनली ऑन एविडेंस एंड ऑन अनरिलायबल विटनेस। एक अनरिलायबल विटनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप पूरे का पूरा जो केस है वो डिसाइड नहीं करेंगे, करबोरेशन सीख करेंगे, जैसे पीछे हमने जजमेंट में पढ़ा। तो इसकी वैल्यू क्या है? अकॉम्प्लिस की वैल्यू ऐसी है कि किसी भी सोसाइटी में बाज़ औक़ात कोई ऐसे क्राइम हो जाते हैं जो अगर अकॉम्प्लिस ना मिले, कोई एविडेंस इस तरह की ना मिले, तो वो हिडन रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो सो कॉल्ड नाम नहाद शुरफा मुआशरे में घूमते रहेंगे, उनका करैक्टर जो है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट उनकी क्राइम में है वो सामने ही नहीं आ सकेगी। तो इसलिए ऐसे केसेस में अकॉम्प्लिस जो होता है वो स्टेट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ अकॉम्प्लिस सेम एज कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज। जिस तरह एक को-अक्यूज कन्फेस करता है तो उसकी प्रोबेटिव वैल्यू और अकॉम्प्लिस की प्रोबेटिव वैल्यू सेम है। ये 15 CRL 417 डिवीजन बेंच की जजमेंट। इसी तरह PLD 1961 कराची 342 पेज। जनरली एक्सेप्टेड जुडिशियल व्यू इज दैट अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकॉम्प्लिस इज इलीगल। अगर अनकॉरबोरेटेड है तो वो इलीगल है। इसी तरह वैल्यू ऑफ एविडेंस डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। अकॉम्प्लिस की जो स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू हर केस के अपने इफेक्ट्स होते हैं। अब 2006 CRL 690 कहते हैं जी, although there is no rule of positive law that evidence of an accomplice cannot be acted upon, it is settled practice to seek corroboration of the evidence of an accomplice, and the rule of practice is now virtually has assumed the force of rule of law. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो रूल ऑफ प्रैक्टिस होता है और रूल ऑफ लॉ होता है। जो रूल ऑफ लॉ होता है उससे तो आप हट नहीं सकते। एक होता है रूल ऑफ प्रैक्टिस जो नॉर्मली कोर्ट्स में चल रहा होता है। तो जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो रूल ऑफ प्रैक्टिस है वो जो या रूल ऑफ प्रूडेंस है वो इस तरह की वैल्यू हासिल कर जाता है कि उसको रूल ऑफ लॉ ही कंसिडर किया जाता है। तो रूल ऑफ प्रैक्टिस क्या है? लॉ में कहीं नहीं लिखा कि अकॉम्प्लिस, ये तो बड़ा वाज़ेह अंदाज में लिख दिया ना जी कि अकॉम्प्लिस इज ए गुड विटनेस, लेकिन रूल ऑफ प्रैक्टिस क्या है कि जो अब जुडिशली एक्सेप्टेबल है, जुडिशली वाइटल तौर पे, तो वो क्या है कि वो करबोरेशन सीख करनी है। बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि करबोरेशन सीख करनी है। कहते हैं जी नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन अकॉम्प्लिस एंड अप्रूवर। अब वही बात जो मैंने पहले कही थी कि मैं सोचता था कि कभी कि सुल्तानी गवाह और अकॉम्प्लिस जो होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्या है, अप्रूवर बेसिकली जो होता है वो सुल्तानी गवाह होता है जिसको साथ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट कर ली जाती है, कोई इसके साथ तय कर लिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं की जाएगी, या अगर तुम ये चीज़ हमें बताओ तो हम तुम्हें ये रिलीफ देंगे, और वो कोक्यूज ही होता है। तो इसी तरह कहते हैं इज मेड नो डिस्टिंक्शन इज मेड, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कॉम्प्लेक्स और अप्रूवर में। एंड बोथ बीइंग इक्वली अनट्रस्टवर्दी द रूल ऑफ करबोरेशन अप्लाइज टू बोथ। तो दोनों में रूल ऑफ जो करबोरेशन है वो अप्लाई होगा।
द कल्पेबिलिटी ऑफ एन अकॉम्प्लिस इज एन ऑफेंस इज इमैटेरियल। ये बात अलहदा है कि अकॉम्प्लिस का मतलब है को एक्यूज होना, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बताया गया कि किस हद तक उसका उस जो है क्राइम है उसमें उसका इन्वॉल्व होना। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जजमेंट भी है कि अगर एक मेन बंदा है, उसने एक मर्डरर है, बंदा कत्ल कर दिया, मार दिया, खुद ही आके अकॉम्प्लिस बन गया, किन लोगों के खिलाफ, के अपार्टमेंट वाले मुलजमान के खिलाफ, तो ये पॉसिबल नहीं, ऐसे नहीं है। इसके हम जजमेंट में डिस्कस करेंगे कि जो बेसिकली अकॉम्प्लिस का मकसद क्या होता है, क्यों ये तलाश किया जाता है। वो इसीलिए होता है ना कि जो मेन मुलजम उसको तलाश करना, और जब मेन मुलजम खुद आके अकॉम्प्लिस तो नहीं बनेगा। इसमें हम जजमेंट भी देंगे जी। Accomplice evidence is admitted from necessity, as it is generally impossible to get sufficient evidence of many heinous and diabolical crimes unless one of the participator disposed to disclose the circumstances within his knowledge and account of tender of pardon. इसी तरह without the help of accomplice it often becomes impossible to bring offenders to justice. Lord Abinger एक great jurist क्या कहते हैं, accomplice कौन होता है? कहते हैं the danger is that when a man is fixed and knows that his own guilt is detected, he purchases immunity by falsely accusing others. बड़ी इंपॉर्टेंट वॉइस जो लॉर्ड एबिंगर ने की, उन्होंने कहा कि जब अकॉम्प्लिस है, हम सबको पता है ऑलरेडी, ये चीज़ नॉलेज में है कि ये भी कोई एक्यूज है, तो हो सकता है वो अपने लिए इम्यूनिटी लेने के लिए दूसरे लोगों को गलत इन्वॉल्व कर दे, तो इस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह सर जॉन, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि दैट रियल डेंजर इज दैट ही इज टेलिंग ए स्टोरी, ही इज मतलब अकॉम्प्लिस इज टेलिंग ए स्टोरी विच इज इन जनरल आउटलाइन इज ट्रू एंड इट इज इजी फॉर हिम टू वर्क इन द स्टोरी मैटर विच इज अनट्रू। ये कोई शक वाली बात नहीं है कि ये जो बात बता रहा है बिल्कुल 100% सच है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, लेकिन वो ये कहते हैं, सर जॉन कहते हैं कि अगर वो सच बताते 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 उसके अंदर को थोड़ा सा झूठ शामिल कर जाता है, तो वो कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया, उसने कहा जी 11 बंदे थे जी जिन्होंने ये वकूआ किया, रात के इतने बजे ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, फलां ने प्लानिंग की, फलां ने पैसा दिया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, सबका रोल बताता है। अब उसमें एक चीज़, ये स्टोरी ठीक है 100% ऐसे ही हुआ है, करैबोरेशन भी हो रही है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 10 बंदों की हद तक तो वो बात बिल्कुल सच है, अब 11 उसने अपने पास से शामिल कर लिया। क्यों शामिल किया जी? इसलिए कि वो उसके खिलाफ था, किसी वजह से उनका कोई मामला था आपस में। तो इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखने की ज़रूरत है, करैबोरेशन की ज़रूरत है। He may implicate 10 people in an offence and the story may be true in all its details as to 8 of them, but untrue as to other 2 whose name has been introduced because they are enemy of the prover. सर जॉन ने बड़ी डिटेल के साथ ये डिस्कस किया। अब इसी पे आगे फिर जजमेंट्स भी आती गई कोर्ट की, इन दोनों जो ज्यूरिस्ट जिन दोनों का जिक्र किया मैंने, इनके ऊपर फिर बहुत सी जजमेंट्स आई हैं जी। AIR 1929 नागापुरम 215 पेज है जी। स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवर इज नॉट फुली इंडिपेंडेंट बट इन द मीन टाइम एविडेंस ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एन अप्रूवर बट अकॉम्प्लिस एंड विदाउट एन इम्यूनिटी स्पोर्ट्स प्रोसिक्यूशन देन हिज एविडेंस डिजर्व्स ग्रेटर वेट देन अप्रूवर। जो पीछे हमने जजमेंट पढ़ी कि दोनों आपस में सेम है, लेकिन एक और बात आ गई, अप्रूवर उसने तो कोई इम्यूनिटी क्लेम कर ली कि मुझे जी कुछ कहा नहीं जाएगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये मुझे बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन दूसरे पास से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, दूसरी साइड पे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सामने आ जाता है जो कोई इम्यूनिटी भी क्लेम नहीं कर रहा, वो कहता है मुझे भी सजा दे दो, इन लोगों के साथ मैं भी शामिल हूँ, और वो सारी बात भी बता देता है। तो फिर उसकी बात को अप्रूवर से थोड़ा सा ज़्यादा वेट दिया जाएगा। ये है जजमेंट 9052 CRLJ पेज 15। इसी तरह जो अगर एक अकॉम्प्लिस है वो अपनी बात करता है लेकिन बात से फिर मुकर जाता है, तो क्या होगा? उसको फेंक नहीं दिया जाएगा उसकी एविडेंस को, ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन की तरह। अगर उसकी रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट है तो उसको आप कंसीडर करेंगे, अगर अदरवाइज वो करैबोरेट कर जाती है तो उसका रिट्रैक्ट कर जाना कोई मीनिंग नहीं रखता। इसी तरह के जी अकॉम्प्लिस जो है उसका कोर्ट में पेश होना ज़रूरी है। पुलिस के पास कोई स्टेटमेंट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो अकॉम्प्लिस तब होगा जब वो कोर्ट में आके स्टेटमेंट देगा। और ये है PLD 1991 ESC 139। इसी तरह PLD 1967 सुप्रीम कोर्ट 545 कि जब अकॉम्प्लिस जो है वो खुद को इम्प्लीकेट नहीं कर रहा जबकि बाकी तमाम लोगों को कर रहा है,
तो उसको एज ए आपने अकॉम्प्लिस एडमिट नहीं किया जाएगा। अगर वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करता, यानी कि खुद को कहता है मैं तो हाजी साहब हूँ और जो बाकी जो है सारे वो इस केस में इन्वॉल्व हैं जी, तो ये जजमेंट में बड़ी वाजे के साथ बात आ गई। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया रूल ऑफ प्रूडेंस के हवाले से कि that an accomplice is unworthy of credit unless is corroborated in material particular. Article 129 QSO 1984 आर्टिकल 129 QSO 1984 जब आएगा तो उसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं, उसमें जो इलस्ट्रेशन बी है उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा गया कि जो corroboration जो एविडेंस ऑफ accomplice जो होगी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये उसके अंदर लिखा हुआ। लेकिन अगर वो corroborate कर जाती है तो वाज़ेह अंदाज में तो किसी जगह पे भी उसको नहीं लिखा गया। लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस जो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको रूल ऑफ प्रैक्टिस के हवाले से ये डिस्कस किया कि जो चीज़ रूल ऑफ प्रूडेंस PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज 166 एंड 1970 SCMR पेज 307, इसमें उस जो आर्टिकल 129 की जो इलस्ट्रेशन है बी नंबर पॉइंट पे उसको डिस्कस किया गया है कि आर्टिकल 129 QSO 1984 बेस्ड ऑन रूल ऑफ प्रूडेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस that evidence of an accomplice is unworthy unless corroborated. अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि corroboration by previous statement of accomplice, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जी ये इसकी previous statement थी मेरे भाई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि accomplice की एविडेंस विटनेस तब विटनेस होता है जब वो कोर्ट में आता है। इस जजमेंट में AIR 1916 लाहौर पेज 32 पे उन्होंने कहा जी कि प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ एन अकॉम्प्लिस में अमाउंट टू corroboration ऑफ स्टेटमेंट इन ट्रायल कोर्ट। अगर तो उसने ट्रायल कोर्ट में कोई प्रीवियस जजमेंट उसकी है तो फिर उसको कंसिडर किया जाएगा, बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट corroboration रिक्वायर्ड बाय द रूल ऑफ प्रूडेंस और लॉ। लेकिन ये भी फुली नहीं होगी, corroboration मस्ट सीक होगी। corroboration बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक इंपॉर्टेंट बात, corroboration का ये मतलब नहीं है कि कोई आई विटनेस आके corroborate करेगा। अगर आई विटनेस ने corroborate करना होता तो accomplice की तो हमें जरूरत ही नहीं थी। तो accomplice की एविडेंस corroborate कर सकती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से। वाकयाती शहादत जो है वो भी इसको corroborate कर सकती है। कोई उसकी एविडेंस के बाद मुल्ज़म से कोई रिकवरी हो जाती है, वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हो जाता है, डेड बॉडी रिकवर हो जाती है, प्लेस ऑफ अकरेंस रिकवर का पता चल जाता है, या कोई नया फैक्ट डिस्क्लोज हो जाता है जो ऑलरेडी किसी नॉलेज में नहीं था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो आस्ता आस्ता उसको सपोर्ट करना शुरू हो गई है, तो ये भी corroboration इनफ होगी। ज़रूरी नहीं है क्योंकि बड़ी हैवी किस्म की corroboration मांगी जाए। ये है AIR 1923 लाहौर 389 कि रिकवरी इज़ ए गुड corroboration। नो ये हम बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस कर लिया आर्टिकल 16 को अकॉम्प्लिस के हवाले से। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट आर्टिकल है नंबर ऑफ विटनेसेस के हवाले से। इस स्टैट्यूट में काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। द कम्पिटेंसी ऑफ ए पर्सन, आर्टिकल 17 है जी कम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस के हवाले से। द कम्पिटेंसी ऑफ ए पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड इन एनी केस shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. Number 2, unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special law. Number 3, in a matters pertaining to financial or future obligation, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be led accordingly. And next point है, in all other matters the court may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant. सेक्शन 134 134 है एविडेंस एक्ट का जो नंबर ऑफ विटनेसेस के हवाले से है, उसमें बड़ा शॉर्ट्स है जी। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा शॉर्ट सा 134 कि कोई स्पेसिफिक नंबर रिक्वायर्ड नहीं है विटनेस का। वो जो बात हम बार बार करते आ रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ विटनेस डज नॉट मैटर। लेकिन आर्टिकल 17 में QSO 1984 में अमेंडमेंट करके इसको शामिल किया गया जो एविडेंस एक्ट के अंदर इसको मजीद आगे कि वो क्या था, बेसिकली ये था कि जो नंबर ऑफ विटनेसेस है, जैसे कुरान पाक में आया है बड़ा वाज़ेह अंदाज में कि जब भी कोई लेन देन का मामला हो तो लिखत पढ़त कर लिया करो, और जो लिखत पढ़त किया करो उसके अंदर 2 मेल विटनेस रखो या 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस रखो। ये है, तो ये सारी बातें आएंगी कि सिर्फ जो लेन देन के मामलात है उनमें ये डिस्कस किया गया है कि ये रिक्वायरमेंट है।
लेन देन के मामला में, पैसों का मामला है, कोई फ्यूचर कोई लायबिलिटी है, कोई प्रॉमिसरी नोट है, कोई इस तरह का मामला है, तो उसमें आप ये चीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। क्रिमिनल मैटर्स में जो अगर एक भी विटनेस है तो वो भी काफ़ी है। जैसे हम आर्टिकल 3 में जब हम सोल विटनेस का पॉइंट आया था तो मैंने आपको बताया था, इसी तरह इस हवाले से है कि वो विटनेस कौन से होने चाहिए, वो तज़कियतुल शहूद पे पूरा उतरना चाहिए उनको, और वो पूरी एक रिक्वायरमेंट जो बड़ी डिटेल के साथ इसमें दी गई है आर्टिकल 17 में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये PLJ 1989 लाहौर 324, एविडेंस हैज़ टू बी वेट एंड नॉट काउंटेड। बार बार वही बात, एविडेंस को वेट चेक करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, क्वांटिटी नहीं चेक करनी। कोर्ट इज कंसर्न विद क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सोल विटनेस इज इनफ। 2015 YLR 2018 कराची हाई कोर्ट की जजमेंट। सोल विटनेस इज इनफ। एक अकेला गवाह बंदे को सजाए मौत के झूले तक लेके जा सकता है, सजाए मौत का फंदा उसके गले में ला सकता है, एक अकेला विटनेस। अगर वो विटनेस कोलैबोरेट करता है अदर जो एविडेंस है उसके साथ, ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को सज़ा दिलवाने के लिए कोई 150 या इतने विटनेस जो हैं वो चाहिए। लॉ में किसी जगह पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आर्टिकल 17 में सिर्फ ये कहा गया है कि जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं लेन देन के मामलात में, माली मामलात में, फाइनेंशियल मैटर्स में, उनमें एक रिक्वायरमेंट रखी गई है। एक 2003 YLR 1866 पेज, PLD 1995 लाहौर 395 पेज। डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग फ्यूचर ऑब्लिगेशन relating to financial issue must be signed by 2 men or 1 man and 2 women. इसी तरह 2003 YLR 2843 पेज, पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टेस्टेड बाय 2 विटनेस। मुख्तारनामा जो होता है वो उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसके लिए जरूरी हो कि ये जो बताया गया आर्टिकल 17 में। PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ 2 फीमेल विटनेसेस ओनली इन फाइनेंशियल मैटर एंड नॉट इन क्रिमिनल मैटर। अगेन एंड अगेन बार बार वही बात आ रही है कि जो फाइनेंशियल मैटर है उनमें ये रिक्वायरमेंट दी गई है, अदरवाइज ये कोई ऐसी लॉ की जो रिक्वायरमेंट नहीं है कि नंबर ऑफ विटनेसेस के हवाले से। तो ये थी जी आज का हमारा लेक्चर, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हाईली ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल आप सब लोगों का कि जिन लोगों ने हमें ये एक सिलसिला लेक्चर्स का शुरू करने में हमारी मदद की, और जब हमने फर्स्ट लेक्चर दिया तो उसमें फीडबैक आया। तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि जी आप अपना फीडबैक इसी तरह देते रहें, और हमारे जो ड्यूरिंग लेक्चर हमारा जो तरीकाकार है, जो हमने एक यहाँ पे पढ़ाने का एक स्टाइल या एक लेक्चर का एक तरीका बनाया हुआ है, अगर आप उसमें कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं तो आप अपना फीडबैक दें, हमें पॉइंट आउट करें, हमारे जो वीडियोज़ हैं उस पर कमेंट्स करें, या अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि ये पॉइंट रह गया है तो वो आप डिस्कस करें, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई मामला ऐसा लगता है कि आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो भी हम उसमें हाजिर हैं। तो मैंने अब फिर एट द एंड में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ हमने किया है बारू एंड फ्रेंड्स लॉ फर्म के तहत, ये कानून शहादत ऑर्डर 1984 पे हमने लेक्चर शुरू कर रखे हैं, जिसका आज का तीसरा लेक्चर था जो अभी अपने इख्तिताम को पहुंचा है, जिसमें हमने आर्टिकल 3 से लेकर 17 तक डिस्कस किया है। एक इसमें आर्टिकल 3 था कि कौन शहादत दे सकता है, 4 जजेस एंड मजिस्ट्रेट के हवाले से था, 5 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के हवाले था, आर्टिकल 6 जो है एविडेंस ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट के हवाले से था, आर्टिकल 7 जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के हवाले से, आर्टिकल 8 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुखबर जो हर जगह पे होता है कि जी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बताना, आर्टिकल 9, 10, 11, 12 ये हमारे प्रोफेशन पे डायरेक्टली थे कि जी जो आर्टिकल 9 है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन विद लॉयर, 9 जो 10 फिर आएगा कि उसमें आर्टिकल 9 इंटरप्रेटर्स पे, क्लर्क्स पे, ड्राइवर पे, सर्वेंट्स पे, कौंसल के जो वकील साहब के जितने मुलाजिम हैं या जितने उनकी लॉ फर्म में लोग काम कर रहे हैं सब पे उसी तरह लागू होता है। आर्टिकल 11 आ गया कि प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, खुद शहादत देने का मतलब ये नहीं है कि आपने वो अपना प्रिविलेज खत्म कर दिया। आर्टिकल 12 हमने लीगल एडवाइजर के हवाले से डिस्कस किया। 13 और 14 जो 2 आर्टिकल थे ये विटनेस के हवाले से थे कि अगर एक विटनेस है तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने डॉक्यूमेंट पेश करे, अपने टाइटल डीड पेश करे। इसी तरह आर्टिकल 14 है कि अगर उसी विटनेस के किसी और के पास पड़े हुए हैं तो वो बंदा भी क्लेम कर सकता है जी जो प्रिविलेज है। आर्टिकल 15 जो है विटनेस
नॉट एक्सक्यूज, यानी कि विटनेस को कोई भी इस ग्राउंड पे आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि जी कि वो कहे कि मैं ये दिस आंसर विल क्रिमिनेट मी और मैं इसका जवाब नहीं देता। इस तरह आर्टिकल 16 कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया और आर्टिकल 17 नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में। एट द एंड वेरी वेरी थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कीप इन टच and like our page on Facebook, that is baru.friends, and also subscribe our channel on YouTube to watch latest lectures on this point. Thank you very much. Allah Hafiz.